हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है लुईस ऑक्टेट रूल। शुरू हमने किया था लुईस ऑक्टेट रूल से, उसके बाद हमने पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड। लुईस ऑक्टेट रूल फेल हो गया क्योंकि लुईस ने ये कहा था कि हर एटम चाहता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, इसलिए बॉन्ड बनाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बॉन्ड मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिटी के लिए। इसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, उसके बाद कोवेलेंसी पढ़ी। कोवेलेंसी से हमें ये पता चला कि बॉन्ड कैसे बनेगा और कितने बॉन्ड बनेंगे, ये पता चला। इसके बाद हमने पढ़ा वीबीटी, क्योंकि बॉन्ड तो बन गया, उसके बाद हमें उसकी जानना चाहिए उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी और बॉन्ड एनर्जी। तो उसके लिए हमने यूज़ की वीबीटी, और वीबीटी पढ़ के हमें पता चला कि हाँ भाई किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और किसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इसके बाद जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन, इससे एक क्वेश्चन हर बार वीडियो में आता ही आता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि इससे क्वेश्चन एक क्वेश्चन इससे हर बार वीडियो में आता ही है। तो हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन वीबीटी का ही अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट है वैसे बात समझ में आ रही है। अपडेट वर्जन है वीबीटी का, ये भी वीबीटी का ही एक पार्ट है, बस अलग से हम पढ़ रहे हैं। वीबीटी जो है वो एप्लीकेबल होती है सिर्फ डाई एटॉमिक के लिए। वीबीटी किसके लिए एप्लीकेबल होती है? सिर्फ डाई एटॉमिक के लिए। वीबीटी सिर्फ एप्लीकेबल होती है डाई एटॉमिक के लिए, पॉली एटॉमिक के लिए वीबीटी एप्लीकेबल नहीं होती। वीबीटी जो है वो हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, और हाइब्रिडाइजेशन यूज करेंगे पॉली एटॉमिक के लिए। सही है ना? अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है? वीबीटी ही। तो अगर कोई पूछे कि पॉली एटॉमिक के लिए क्या इस्तेमाल करना है? वीबीटी। डाई एटॉमिक के लिए भी क्या करना है? वीबीटी। यानी वीबीटी एप्लीकेबल है दोनों के लिए, डाई के लिए भी और पॉली के लिए भी। लेकिन पॉली एटॉमिक के लिए हम जरा वीबीटी का एक्सटेंडेड वर्जन या अपडेट सॉफ्टवेयर, उसका जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वही हाइब्रिडाइजेशन, उसी को पढ़ेंगे। तो फिर हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? अगर सारी चीज़ें वीबीटी से ही एक्सप्लेन हो रही थी तो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो देखो एनसीईआरटी में भी पूरा पैराग्राफ दे रखा है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, पूरे पैराग्राफ में हाइब्रिडाइजेशन समझाया और ये समझाया जरूरत क्यों पड़ी। तो उसी को हम समझने जा रहे हैं कि आखिर हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। अगर सारे काम वीबीटी से ही चल रहे थे तो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? मैं अभी कह चुका हूँ कि भाई वीबीटी जो है वो हम अप्लाई करेंगे डायटोमिक के लिए, हाँ पॉली के लिए भी करेंगे, लेकिन पॉली के लिए वीबीटी का ही दूसरा नाम क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हम देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो देखो हमने सबसे पहले एक मॉलिक्यूल लिया CH4, एक मॉलिक्यूल लिया CH4। अब तुम देखो इस CH4 को अगर तुमने बॉन्ड बनाया यहाँ तो 1s2 2s2 2p2, और अगर मैं इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये हो जाएगी 2s2 और 2p। इसके बाद तुम क्या करोगे? एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहाँ ले आओगे, तो जो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी एक्साइटेड स्टेट में, जो एक्साइटेड स्टेट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 2s1 2p। अब देखो 4 ऑर्बिटल तुम्हारे पास प्रेजेंट है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है, और इन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन, और 4 हाइड्रोजन आएंगे, 4 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्या यहाँ क्या बना लेगा? CH4। क्या बनेगा? CH4 बन जाएगा। अब देखो इसको तुम बनाओगे कैसे, समझना। यहाँ जो CH4 बना है उसमें देखो किस किस ने पार्टिसिपेट किया है। ये सेंट्रल एटम कार्बन है और इसके अराउंड 4 हाइड्रोजन है, इसके अराउंड कौन है? 4 हाइड्रोजन। अब इन्हें ध्यान से देखो, ये 4 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाएगा। अब तुम देखो एक इलेक्ट्रॉन तो इस ऑर्बिटल में है, अच्छा इस हाइड्रोजन का क्या यूज होगा? कौन सा ऑर्बिटल? हाइड्रोजन के पास तो 1sp है, क्या है? हाइड्रोजन के पास है 1s, तो हाइड्रोजन का क्या यूज होगा? 1s। अब कार्बन का देखो क्या यूज होगा, तो कार्बन में कोई एक हाइड्रोजन तो 2s यूज करता होगा, बोलो इन 4 बॉन्ड में से कोई एक ऐसा बॉन्ड होगा जो कि 2s ऑर्बिटल को यूज करता होगा, बोलो, और बाकी जो 3 है वो किसको यूज करेंगे? 2p2। तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो 1s 2p बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा? 1s 2p, और यहाँ भी क्या बन जाएगा? 1s 2p। ठीक, ध्यान से समझना। कार्बन में एक तो 2s है जो पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन, कार्बन में एक तो 2s ऑर्बिटल है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा, तो देखो यहाँ से 2s आएगा, बाकी क्या है? 2p, बाकी क्या है? 2p है। तो देखो हाइड्रोजन में तो 1s ही होगा, सब में 1s होगा, तो इनमें से कोई एक बॉन्ड जो बनता होगा वो बनता होगा 1s 2s, और बाकी सारे क्या बनते होंगे? 1s 2p 1s 2p 1s 2p। सही है ना? यानी जो 3 बॉन्ड बने
CH4 में 4 बॉन्ड बनाना, 4 बॉन्ड बनाना, तो 4 में जो 3 बॉन्ड बने वो तो किसके बने, 1s2p के, और एक बॉन्ड किसका बन जाएगा, 1s2s। ठीक है ना। अब देखो यहाँ VBT फेल कैसे होगी, VBT के से हम सॉल्व कर रहे हैं, अभी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगा रहे हैं, उसी से सॉल्व कर रहे हैं। अब तो मुझे एक बात बताओ, हमने अभी पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ शेल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ शेल। अब यहाँ देखो बॉन्ड केवल कौन से बन रहे हैं, 1s2s बन रहा है, 1s2p बन रहा है, यही बन रहा है ना, 2 बॉन्ड बन रहे हैं। अब देखो यहाँ शेल दोनों में से 1 2 और 1, ठीक है ना, दोनों शेल दोनों में क्या है, सेम, यहाँ भी 1 2 यहाँ भी 1 2। अब अगर शेल सेम हो तब हम किधर जाते हैं, ऑर्बिटल की तरफ, तब कहाँ जाते हैं, ऑर्बिटल की तरफ। और हमने तुम्हें बताया है कि डायरेक्शनल ऑर्बिटल की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी नॉन डायरेक्शनल से, डायरेक्शनल की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी किससे, नॉन डायरेक्शनल से। अब जब शेल सेम है तो हम फिर हम पता लगाएंगे ऑर्बिटल से। यहाँ देखो यहाँ दोनों कैसे हैं, नॉन डायरेक्शनल, और यहाँ एक नॉन डायरेक्शनल दूसरा डायरेक्शनल, तो मुझे होगा इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इससे। VBT में हमने यही तो पढ़ा, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगी। अच्छा, इसकी स्ट्रेंथ भी इससे ज्यादा और इसकी एनर्जी भी इससे ज्यादा, VBT में यही तो पढ़ा था, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी और बॉन्ड एनर्जी, यही पढ़ा था ना। तो मुझे बताओ इन वाले जो ये वाले जो बॉन्ड है, ये 1s2p 1s2p 1s2p, इन सब की बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी और बॉन्ड एनर्जी इससे ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा होना चाहिए ना VBT में। लेकिन देखो एक्सपेरिमेंटली क्या पता चलता है, एक्सपेरिमेंटली तो ये पता चलता है कि इन सब की जितने भी CH बॉन्ड है, ये 4 CH बॉन्ड है ना, तो एक्सपेरिमेंटली ये पता चलता है कि इन चारों CH बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी और बॉन्ड एनर्जी सेम होती है। एक्सपेरिमेंटली यही पता चलता है कि इन सब की बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होगी, सेम, बॉन्ड एनर्जी भी सेम और बॉन्ड स्टेबिलिटी भी सेम। लेकिन जब हम VBT लगा रहे थे, तो जब हम VBT लगा रहे थे तो हमने ये देखा कि भाई कोई एक जो है वो 1s2s है, और अगर 1s2s है इसका मतलब सीधा है कि भाई इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इससे कम होगी। एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि नहीं भाई इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है और इन दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ वो दोनों क्या है, सेम, वो दोनों क्या है, सेम। अब एक और एग्जांपल अगर तुम लोग इसी में देखो, एक और एग्जांपल से अगर समझो, एक और एग्जांपल मैं चलता हूँ BeCl2 का, तो ये बेरिलियम है, ये होगा 1s2 2s2 और यहाँ 2p खाली होगा, तो देखो 2s2 ऐसे होगा और यहाँ 2p खाली, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, एक्साइट करके कहाँ भेज दो, मतलब में एक्साइट करके तुमने एक इलेक्ट्रॉन को आ भेजा p में। अब देखो इसको देखो 2 अनपेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल होंगे और ये 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, एक CL से इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या बना लेंगे, बॉन्ड। यानी यहाँ बॉन्ड कितने बनेंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे। अरे BeCl2 है तो 2 ही तो बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड बनना है नहीं बनना। अब ये जो 2 बॉन्ड बनेंगे देखो बने किस किस के बीच में, ध्यान से देखना, ये क्लोरीन है और क्लोरीन को होता है 3s2 3p5 और यहाँ पर p5 जो है ये अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, तो ये पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। ये अपना इलेक्ट्रॉन किसे देगा, बेरिलियम, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसे देगा, बेरिलियम को। यानी यहाँ तो तुमने यूज किया 3p, यहाँ तो क्या यूज किया, क्लोरीन का यूज हुआ 3p, जरा बेरिलियम का देखना कौन सा यूज हुआ, एक तो यूज हुआ 2s ऑर्बिटल और एक यूज हुआ 2, यानी यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा 2s 3p के बीच में और एक बॉन्ड बनेगा 2p 3। यहाँ भी दोनों बॉन्ड अलग अलग बन रहे हैं, एक तो किसके बीच में बना 2s3p और एक किसके बीच में बना 2p3। अब बताओ इन दोनों में बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग होगी नहीं, ये डायरेक्शनल है, ये नॉन डायरेक्शनल है, शेल का नंबर सेम 2 3 2 3 दोनों में शेल सेम है, और अगर शेल का नंबर सेम हो तो ऑर्बिटल की तरफ जाते हैं। अब देखो ये डायरेक्शनल है दोनों, यहाँ एक डायरेक्शनल एक नॉन डायरेक्शनल, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, अगर तुम VBT से सॉल्व करोगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी नहीं होगी। अब जब इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड है ही, तो इसको मान लो, इसका मतलब इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला कि इन सारे बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कैसी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी, सेम। सबकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होगी, सबकी बॉन्ड एनर्जी भी कैसी होगी और सबकी बॉन्ड स्टेबिलिटी भी कैसी होगी, सेम। सब कुछ सेम होगा, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, सब कुछ क्या है एक्सपेरिमेंटली सेम। और तुम अगर एग्जाम्पल लेना चाहो
तो BF3 का एग्जांपल है। यहाँ भी तुम देखो, यहाँ अगर बोरोन की तुम बात करो तो 2s2 2p होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर आ जाएगा p में, तो यहाँ 3 बनेंगे। देखो एक f यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से। यहाँ भी तुम देखो f का तो हमेशा 2p यूज करेगा अपना बॉन्डिंग में। f कौन सा यूज करेगा ऑर्बिटल में? 2p वाला ऑर्बिटल यूज करेगा ना। अरे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही तो यूज होते हैं, तो यहाँ पर वैलेंस ऑर्बिटल भी यूज होगा ना। तो ये तो क्या बनाएगा 2p 2p 2p, लेकिन यहाँ देखो सर तो B2s है, B2p है, और ये भी क्या है, तो यहाँ 3 बॉन्ड है। लेकिन देखो इस बॉन्ड को अगर तो देखो नॉन डायरेक्शनल होगा और इसकी भी बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होगी, कम होना चाहिए BBT के बॉन्ड। अरे नॉन डायरेक्शनल कम होना चाहिए, BBT का होना चाहिए सर। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला कि सबकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होगी, सेम। तो इसीलिए यहाँ BBT फेल हो गई, और जब BBT फेल हो गई तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ और वो हुआ हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंटली पता ये चला कि CH4 मॉलिक्यूल में सारे के सारे बॉन्ड जो हैं उन सब की स्ट्रेंथ सेम है, उन सब की बॉन्ड एनर्जी भी सेम है, उन सब की बॉन्ड स्टेबिलिटी भी सेम है। ये एक्सपेरिमेंटली पता चला। लेकिन जब VBT लगा रहे थे, जब हम VBT लगा रहे थे तो VBT से तो हमें ये पता चला कि इन चारों में से कोई एक बॉन्ड कैसा है, वीक। इन चारों में से कोई एक बॉन्ड कैसा है, वीक। इसीलिए VBT हो गई यहाँ फेल। अब दूसरा पॉइंट सुनो, दूसरा पॉइंट अगर तुम यहाँ पर चेक करो कि भाई कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर तुम यहाँ ये चेक करो कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बॉन्डिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कहना भाई एक बॉन्ड तो बना है 1s2p के बीच में, और एक बॉन्ड बना है 1s2p, एक बॉन्ड बना है 1s2p, और एक बॉन्ड बना है 1s2s। यानी ये तीन तो बॉन्ड सेम हो गए और ये चौथा बॉन्ड हो गया डिफरेंट। अब अगर तुम बात करोगे इनके बॉन्ड एंगल, जब हम यहाँ बात करें बॉन्ड एंगल की, तो याद रखना बॉन्ड एंगल अगर लोन पेयर नहीं है, कहीं भी लोन पेयर एब्सेंट है, तो यहाँ बॉन्ड एंगल CH4 में सब सारे बॉन्ड एंगल होंगे डिग्री 28 मिनट के होंगे। सारे के सारे बॉन्ड एंगल कैसे होंगे? एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि सारे के सारे बॉन्ड एंगल कितने हैं, 109 डिग्री 28 मिनट के CH4 में। अरे CH4 का जब तुम हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, अभी आगे पढ़ेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होगा, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 और टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ठीक है ना, बोलो। अब जब हमने यहाँ पर निकालना शुरू करा तो देखो 1s और 2p के बीच में जो एंगल आएगा वो तो 90 डिग्री आएगा, और इसके बीच में भी 90 डिग्री आएगा, इसके बीच में भी 90 डिग्री आएगा, और इसका तो डिफाइन ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो दोनों नॉन डायरेक्शन है। यहाँ तो दोनों कैसे हैं, 1s 2s दोनों नॉन डायरेक्शन है, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल भी डिफाइन नहीं है, बॉन्ड एंगल भी डिफाइन नहीं होगा। 1s 2s में तो बॉन्ड एंगल डिफाइन नहीं है, और बाकी में बॉन्ड एंगल आया 90 डिग्री, बाकी में कितना है, और एक्सपेरिमेंटली जो डाटा है वो कितना है 109। इसका मतलब यहाँ पर गड़बड़ है, VBT यहाँ पर फेल हो गई। यानी VBT जो है वो पॉलीएटॉमिक के बारे में सही से जानकारी नहीं दे रहा। इसीलिए यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? हाइब्रिडाइजेशन। तो अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन में कैसे होगा, हाइब्रिडाइजेशन में कैसे मॉलिक्यूल बनेंगे, कैसे बॉन्ड बनेगा, वो पढ़ने जाए। ठीक है ना, अब समझो। तो देखो अब होगा क्या, जब VBT फेल होगी तो होगा क्या, अब क्या होगा, यहाँ पर होगा हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होगी। देखो यहाँ हमारे पास मॉलिक्यूल है CH4, यानी हमें 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। कितने बॉन्ड बनाना है? 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। अच्छा, जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाओगे उतने ही ऑर्बिटल यूज करोगे। इसका मतलब यहाँ ऑर्बिटल कितने यूज करोगे, 4। कितने ऑर्बिटल यूज करोगे? हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगा तो उसमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, और वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे सेंट्रल एटम के। वो किसके होंगे? हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा? सेंट्रल एटम का। मुझे बताओ यार, सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। सेंट्रल एटम कौन है? और सराउंडिंग एटम कौन है? हाइड्रोजन। उसकी चारों तरफ क्या लगे? हाइड्रोजन। कितने हैं? 4। तो अगर 4 हाइड्रोजन है तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पड़ेगा, बोलो। और अगर 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पड़ेंगे तो 4 ऑर्बिटल का यूज करना पड़ेगा। कितने ऑर्बिटल का यूज करना पड़ेगा? 4। तो यहाँ पर कार्बन देखो, एक तो अपना s ऑर्बिटल यूज कर लेगा, और 3 p ऑर्बिटल यूज करेगा, 3 p ऑर्बिटल यूज करेगा, और ये 3 p ऑर्बिटल कौन से होंगे? px होगा, py और pz। ये 4 ऑर्बिटल कार्बन यूज करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। देखो हाइब्रिडाइजेशन करेगा सेंट्रल एटम, कौन करेगा? यानी हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल यूज होंगे सेंट्रल एटम के, उन्हीं का ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। बात समझ में आ रही है?
क्या बोलो, बात समझ आ रही है? हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? सेंट्रल एटम। सराउंडिंग वाले में वो अपने प्योर ऑर्बिटल लेके आएंगे, वो कौन लेके, वो क्या लेके आएंगे? प्योर ऑर्बिटल। ये बात समझ आ रही है? हाइब्रिडाइजेशन किसमें होगा? सेंट्रल एटम। तो अब ये जो चार ऑर्बिटल हैं, ये जो चार ऑर्बिटल हैं, इनमें आपस में होगी इंटरमिक्सिंग। क्या होगी इनमें? इंटरमिक्सिंग। और इंटरमिक्सिंग होने के बाद ये बना लेंगे एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या बना लेंगे? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेंगे। अब जितने तुम प्योर ऑर्बिटल लोगे, ये देखो चार प्योर ऑर्बिटल लिए हैं, एक एस दिया है और 3 पी ऑर्बिटल लिए, तो तुम जितने प्योर ऑर्बिटल लोगे उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। उतने ही क्या बनेंगे? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही है? प्योर ऑर्बिटल जितने लोगे उतने ही क्या बनेंगे? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। दूसरी बात समझना यहाँ पर, देखो तुमने ये चार ऑर्बिटल लिए, अब ये तो एस है, तुम्हें मालूम है कि एस तो नॉन डायरेक्शनल होता है। एस कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। और जो पी होगा वो कैसा होगा? डायरेक्शनल। एस नॉन डायरेक्शनल है, पी डायरेक्शनल है। अच्छा शेप भी डिफरेंट है इनका। भाई एस में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो हर तरफ है, बोलो चारों तरफ है ना। और यहाँ देखो पी एक्स की तरफ होगी, पी वाई में होगी, और यहाँ जेड एक्सिस में होगी। जेड एक्सिस में होगी ना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, और इनकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी। मुझे बताओ ना, 2s की एनर्जी कम होगी और 2p की एनर्जी ज़्यादा होगी, बोलो। अरे n प्लस एल रूल पढ़ा है नहीं पढ़ा? n प्लस एल रूल मैंने तुम्हें बताया था। एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? 2p की। 2p की एनर्जी ज़्यादा, 2s की एनर्जी कम। लेकिन जब इनका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, जब इनका क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन, तब इनकी एनर्जी भी सेम हो जाएगी और इनका स्ट्रक्चर भी सेम हो जाएगा, शेप भी सेम हो जाएगा और एनर्जी भी सेम हो जाएगी। और ये बना लेगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये क्या बनाएगा? ये चार ऑर्बिटल मिलके हाइब्रिडाइज किए, और जितने तुमने प्योर ऑर्बिटल लिए थे उतने ही क्या बन गए? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और इसमें से एक तो कहलाएगा मेजर लोब और एक कहलाएगा माइनर लोब। एक क्या कहलाएगा? माइनर लोब। इसे चाहो तो तुम ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। तो इसे तुम कह सकते हो मेजर लोब और ये कहलाएगा। एक और बात समझना, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाने में ही पार्टिसिपेट करते हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी क्या करते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाने में ही पार्टिसिपेट करते हैं, पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और तुमने पढ़ा था पाई बॉन्ड बनाने के लिए कोलैटरल ओवरलैपिंग करना जरूरी है। पाई बॉन्ड कैसे बनता था? कोलैटरल ओवरलैपिंग से, बोलो ये दोनों पास आ रहे थे और ओवरलैपिंग कैसी कर रहे थे? कोलैटरल। और यहाँ क्या बन रहा था? पाई। यहाँ सिर्फ क्या बनना है? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ सिर्फ क्या बनना है? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, और अगर पाई बॉन्ड नहीं बनेगा तो कोलैटरल ओवरलैपिंग नहीं होगी। और अगर कोलैटरल ओवरलैपिंग नहीं होगी, देखो कोलैटरल ओवरलैपिंग जो रही थी उसमें दोनों लोग, ये वाला लोग भी, नीचे वाला और ऊपर वाला, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन तुमने पढ़ा था कोएक्सियल में सिर्फ यही लोग पार्टिसिपेट कर रहा था और ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये दोनों पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे थे, ये दोनों पार्टिसिपेट कोएक्सियल में नहीं कर रहे थे, सिर्फ इसमें कर रहे थे, कोलैटरल। और मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये सिर्फ पार्टिसिपेट करेगा इसमें सिग्मा बॉन्ड बनाने में। सिर्फ क्या बनाएगा? ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो अगर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो मुझे बताओ एक लोग काम आएगा या दोनों लोग काम आएंगे? एक ही लोग काम आएगा। कोलैटरल में दोनों लोग, ऊपर नीचे दोनों लोग बना रहे थे, बॉन्ड बना पार्टिसिपेशन कर रहे थे, ओवरलैपिंग कर रहे थे। यहाँ सिर्फ कौन करेगा? एक। तो सारे इलेक्ट्रॉन किसके दे दिए? एक ही लोग को दे दिए। तभी तो एक मेजर हो गया। भाई क्या हो गया? बात समझ में आ रही? अरे देखो ये भी ऑर्बिटल है, ये भी ऑर्बिटल है ना। अब यहाँ पर भी होगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और यहाँ पर भी होगी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। लेकिन तुम मुझे बताओ, जब तुम कोएक्सियल ओवरलैपिंग कराने लेकर जाओगे तो इन दोनों में से कोई एक ही लोग को यूज़ करोगे ओवरलैपिंग में, दोनों तो यूज़ नहीं करोगे ना। तो तुम क्या करो, एक ही लोग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे दो, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे दोगे एक ही लोग में, तो ये जाके क्या करेगा? ओवरलैपिंग। और जब ये ओवरलैपिंग करेगा तो बताओ जो बॉन्ड बनेगा वो मजबूत बनेगा या कमजोर बनेगा? मजबूत बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, ओवरलैपिंग ज़्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा। इसीलिए जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा बजाय इसके कि बने प्योर ऑर्बिटल से। प्योर ऑर्बिटल की कंपेरिजन में जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का बॉन्ड होगा वो ज़्यादा मजबूत होगा। क्या ये बात समझ में? अब आगे समझो, ये चार ऑर्बिटल लिए अलग अलग ऑर्बिटल है, 2s है और तीन क्या है? p ऑर्बिटल। एक px वाला, py वाला, pz। अब इन ऑर्बिटल का शेप अलग अलग है, देखो ना, ये स्फेरिकल है, ये डबल शेप है, दोनों के शेप अलग अलग है, और इनकी एनर्जी भी अलग अलग है।
2s की एनर्जी कम होती है, 2p की एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो इनका शेप भी सेम हो जाएगा और इनकी एनर्जी भी सेम हो जाएगी। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उनका शेप भी सेम, सारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का शेप भी सेम और एनर्जी भी सेम। जो प्योर ऑर्बिटल है उनमें एनर्जी का भी डिफरेंस होगा, शेप का भी डिफरेंस होगा। अगर s ऑर्बिटल है तो स्फेरिकल होगा, और अगर p ऑर्बिटल है डबल होगा, और अगर d ऑर्बिटल है तो डबल होगा। लेकिन जब इन सबकी इंटरमिक्सिंग हो जाएगी और इंटरमिक्सिंग होने के बाद ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेंगे, तब इनका शेप और एनर्जी दोनों सेम। अभी मैं कुछ पोस्टुलेट लिखवाऊंगा हाइब्रिडाइजेशन की, उसी में से एक पॉइंट ये बता रहा हूँ। मैं सारे पॉइंट पहले तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद एक एक करके सारे पॉइंट हम लिखेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे थे, प्योर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे थे। अरे तुमने बॉन्ड बनाया था, F2 बनाया, O2 बनाया था, N2 बनाया था, और हमने कल VBT में भी पढ़ा था, कल हमने VBT में भी बहुत सारे बॉन्ड बनाए थे, नहीं बनाए थे? तो हम जो भी कोवेलेंट बना रहे थे बॉन्ड, जो भी कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे उसमें प्योर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे थे। बोलो यार, प्योर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे थे, और वो क्या बना रहे थे? बॉन्ड। यहाँ पर कौन पार्टिसिपेट करेगा? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। बोलो, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हमने कार्बन से 4 ऑर्बिटल लिए और उनको हाइब्रिडाइज करा लिया। क्या करा लिया? उनको हाइब्रिडाइजेशन करा लिया। अब जैसे VBT में या जैसे हम वहाँ पढ़ रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वैसे ही अब ये 4 ऑर्बिटल किसमें पार्टिसिपेट करेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन में। किसमें पार्टिसिपेट करेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो देखो ये 4 हाइड्रोजन से क्या करेंगे? 4 बॉन्ड बना लेंगे। ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, अब ये 4 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेंगे? अब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में क्या है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में खासियत ये है कि जब हम प्योर ऑर्बिटल पढ़ रहे थे तो वहाँ हम क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन करा रहे थे। अरे एक्साइटेड स्टेट में भेज रहे थे, नहीं भेज रहे थे? बोलो, जब हम प्योर ऑर्बिटल से हम बॉन्ड बना रहे थे तो हम एक्साइटेड स्टेट में भेज रहे थे, नहीं भेज रहे थे? यहाँ पर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या कह लो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की कोई ज़रूरत हाइब्रिडाइजेशन में नहीं पड़ेगी। बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई? एक और डिफरेंस समझना, जब प्योर ऑर्बिटल में बॉन्ड बना रहे थे, प्योर ऑर्बिटल में, तब हम क्या कह रहे थे कि जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल होगा, यानी जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो पार्टिसिपेट करेगा किसमें? बॉन्डिंग में। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। और अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो पूरा का पूरा लोन पेयर देगा, और तब क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट। तब क्या बनेगा? लेकिन जो फील्ड ऑर्बिटल था, यानी जिस ऑर्बिटल में कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन पूरे थे, वो पार्टिसिपेट बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं कर रहे थे। हाइब्रिडाइजेशन की केस में क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन की केस में चाहे अनपेयर्ड हो, चाहे फुल फील्ड हो, और चाहे वैकेंट हो, ऑर्बिटल कैसा भी हो, अनपेयर्ड हो, फुल फील्ड हो या वैकेंट हो, सारे के सारे ऑर्बिटल किस में पार्टिसिपेट करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन में या बॉन्ड फॉर्मेशन में। बात समझ में आई? बोलो, बात समझ में आएगी? यानी यहाँ जब मैं बात करूँ कार्बन की, देखना ये 2s2 क्या है? 2s2 यही जो ऑर्बिटल, ये जो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, ये अपने आप को स्पेस में इस तरीके से अरेंज कर देंगे, टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज कर देंगे अपना खुद ब खुद स्पेस में। ये अपने आप का अरेंजमेंट ऐसे ही बना लेंगे। और अब देखना, ये चारों के चारों ऑर्बिटल कैसे हैं? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और अगर हाइब्रिडाइज्ड है तो इनकी एनर्जी भी सेम और इनका शेप भी कैसा हो जाएगा? सेम। और यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके, जो कि प्रेजेंट है 1s में, और इसका 1s इसके साथ ओवरलैप करेगा, एक और हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप करेगा, एक और हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप करेगा, एक और हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप करेगा, और ये क्या बना देगा? 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। और अब तुम यहाँ देखो, यहाँ ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और ये क्या है? 1s। हमने अभी 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाए, एक s लिया है और 3 p लिए। तो मुझे बताओ, यहाँ जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये क्या हो जाएगा? sp3, और साथ में तुम क्या यूज कर रहे हो? 1s। ऐसे ही यहाँ पर तुम यूज कर रहे हो sp3 1s, यहाँ भी क्या यूज कर रहे हो? sp3 1s, और यहाँ भी क्या यूज कर रहे हो? sp3 1s। अब इस बार तुम देखो, सारे के सारे बॉन्ड स्ट्रेंथ सबकी कैसी रहेगी? सेम, क्योंकि ऑर्बिटल कैसे हो रहा है? सेम। तो ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और हाइड्रोजन से क्या है? 1s। तो इस बार तुम देखो सबकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम, और सबका बॉन्ड एंगल भी सेम है, सबका बॉन्ड एंगल भी क्या है? सेम। तो हाइब्रिडाइजेशन से फायदा ये हुआ कि सारे के सारे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सेम होगी, सबकी बॉन्ड एनर्जी भी सेम होगी, और बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा? सेम।
यानी जो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी वो किसने एक्सप्लेन कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन। तो अब जो हमने हाइब्रिडाइजेशन में सीखा उसी को हम लिख लेते हैं पोस्टुलेट। हाइब्रिडाइजेशन में सीखा उसी को हम पॉइंट वाइज लिख लेते हैं पोस्टुलेट वाइज। तो देखो सबसे पहला पोस्टुलेट, इसकी डेफिनेशन ही इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स of equal energy and शेप भी कैसा, यानी प्योर ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होगी और उसकी इंटरमिक्सिंग से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी एनर्जी भी सेम होगा और जिनका शेप भी कैसा हो जाएगा, सेम। ये मैंने बताया। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी कि जितने भी हम हाइब्रिड, जितने प्योर ऑर्बिटल यूज करोगे उतने क्या बनेंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो देखो दूसरा लिखिए, number of hybridized orbitals formed is equal to number of pure orbitals used। जितने प्योर ऑर्बिटल यूज करोगे उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये दूसरा पॉइंट है। इसी में तीसरा पॉइंट मैंने अभी बताया कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सेम एनर्जी एंड सेम शेप, इनकी एनर्जी भी सेम होगी और शेप भी सेम। चौथा पॉइंट मैंने तुम्हें ये बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए और हाइब्रिडाइजेशन के लिए फुलफिल ऑर्बिटल या हाफ फील्ड ऑर्बिटल या वैकेंट ऑर्बिटल सब यूज होंगे। फुल फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड वैकेंट ऑर्बिटल आर यूज्ड। वैकेंट ऑर्बिटल आर चाहे फुल फील्ड हो चाहे हाफ फील्ड हो या वैकेंट हो, सारे के सारे ऑर्बिटल यूज हो सकते हैं। फिर मैंने बताया था यहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन की कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं इन हाइब्रिडाइजेशन। ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे, इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और लास्ट पॉइंट मैंने जो बताया कि इसको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड एज तुम चाहो तो उसको कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या तुम चाहो तो ऐसे कैसे भी लिखो, एक ही बात। तो ये तो होगा मेजर लोड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी और ये होगा माइनर लोड, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी कि द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन is stronger than the bond formed by pure, जो बहुत प्योर ऑर्बिटल बनेगा उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? क्योंकि सारी की सारी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक ही लोड में है तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, और ओवरलैपिंग जब ज़्यादा होगी तो बॉन्ड भी कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा, बॉडी की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा, बॉन्ड की एनर्जी भी ज़्यादा। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में प्योर ऑर्बिटल, ये पहले इनका क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, और ये चेंज हो गया हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में चेंज होगी, वो भी पार्टिसिपेट करेगा
हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड भी होगा, सिग्मा बॉन्ड, साथ ही साथ यहाँ पर पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पार्टिसिपेट करेगा। कौन सा बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा माइनस चार्ज भी पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करेंगे, लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके साथ साथ याद रखना कभी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? तो हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते हैं एस कह लो या इसी को तुम इसको एच भी कह सकते हैं, इसको एच भी कह सकते हैं। एस फॉर स्टेरिक नंबर और एच फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ एस या एच की वैल्यू होती है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर सिग्मा बॉन्ड का नंबर 3 है और एक लोन पेयर है तो मुझे बताओ स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 4। तो अगर 4 है तो 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, यानी एक तो एस करेगा और टी क्या करेंगे 2, तो वहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। और ऐसे ही अगर सपोज करो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5 है और लोन पेयर 2 है तो ओवरऑल जो स्टेरिक नंबर हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। तो ऐसे में एक एस 3 और 3 भी पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में और वहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। तो स्टेरिक नंबर के अकॉर्डिंगली पहले तो हम मॉलिक्यूल देख के चेक करेंगे कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं। पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सिग्मा बॉन्ड चेक करेंगे और लोन पेयर चेक करेंगे, उन दोनों का एडिशन करेंगे और जो भी नंबर आएगा उसी को अपनी क्या बोला? स्टेरिक नंबर, तो उसी को बोल सकते हो एच। तो जो स्टेरिक नंबर आएगा उतने ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में और उसी के अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। और यही अब हमें आगे पढ़ना है, यही आगे सीखना है। सारे के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर स्टेरिक नंबर, यहाँ पर हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर हम बात करेंगे ज्योमेट्री, यहाँ बात करेंगे ज्योमेट्री। तो अगर स्टेरिक नंबर 2 है, स्टेरिक नंबर 2 तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp और जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो होगी लीनियर। ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। इसका एग्जांपल देखो BeCl2, तो मुझे बताओ यहाँ पर 2 क्लोरीन और वो 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना लेंगे? बॉन्ड। तो मुझे बताओ यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आया वो कैसा आया? लीनियर आया। और तुम दोनों के बीच में जो बॉन्ड है कि ठीक है ना। तो अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp, ठीक है ना। sp हो जाएगा, यानी 2 बॉन्ड क्या होना चाहिए? 2 बॉन्ड। अच्छा, sp स्ट्रक्चर जब भी आएगा, जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और लीनियर शेप जब भी होगा तो वहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होगा। नंबर 3 की बात करें, स्टेरिक नंबर 3, तो स्टेरिक नंबर अगर 3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 और यहाँ ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल ट्रायंगल, यहाँ ज्योमेट्री आएगी ट्राइगोनल ट्रायंगल। इस तरह से ज्योमेट्री, तो इसका एग्जांपल BCl3 हो गया, 3Cl हो गया, और यहाँ एंगल कितना हो जाएगा? ठीक है ना। अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और अगर sp3 है तो यहाँ जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। और इसका एग्जांपल है CH4 और इसी को अभी हमने एक्सप्लेन किया था। अगर स्टेरिक नंबर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d और जो यहाँ ज्योमेट्री आएगी वो आएगी ट्राइगोनल बाइकोनल। ट्राइगोनल बाइकोनल का एग्जांपल है PCl5। देखो ट्राइगोनल बाइकोनल कैसे ये शेप होगा? ट्राइगोनल बाइकोनल। अभी हम अगले लेक्चर में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, सारे शेप्स को और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम बिना लोन पेयर इन्वॉल्व किए ही हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। ये जो मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये जो ज्योमेट्री बता रहा है, ये तब बता रहा है जब अभी कोई भी लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं है। अभी सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, यानी यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ 5। अभी लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि हमने हाइब्रिडाइजेशन के लिए बताया था नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो अभी जो मैं ज्योमेट्री बता रहा हूँ बिना लोन पेयर के बता रहा हूँ। जब लोन पेयर आएगा तब हम पढ़ेंगे इसकी अलग अलग ज्योमेट्री आएगी। अब वहाँ झगड़ा आ जाता है ज्योमेट्री और शेप का।
वहाँ डिफरेंस आता है ज्योमेट्री और शेप, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जब लोन पेयर एक्सटेंड तो सिर्फ क्या हूँ बॉन्ड पेयर। अब अगर 6 स्टेरिक नंबर है तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा वो आ जाएगा sp3d2 और जो शेप आएगा वो आएगा ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या आएगा ऑक्टाहेड्रल। इसी को हम कहते हैं स्क्वायर बाइहेड्रल। और ये ऑक्टाहेड्रल शेप कोऑर्डिनेशन का फॉर्म में पहुंच चुके हैं। देखो इस तरीके से ठीक है ना। अब अगर स्टेरिक नंबर आएगा 7 तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d और जो शेप होगा वो होगा पेंटागोनल बाइहेड्रल। पेंटागोनल बाइहेड्रल और जो शेप कुछ इस तरीके से होगा, ये तो हो जाएगा पेंटागोनल और दो एक लेकर देना होगा पेंटागोनल, ये हो जाएगा पेंटागोनल बाइहेड्रल। सही है ना। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ रही है तो बस तुम्हें ये याद रख लेना। तुम्हें क्या याद रख लेना, इतना तो याद रहना ही चाहिए। अब इसके बाद धीरे धीरे लोन पेयर इन्वॉल्व होते जाएंगे और जब लोन पेयर इन्वॉल्व होते जाएंगे तब जो है शेप चेंज होता जाएगा। मैं बताऊँ कैसे चेंज होता जाएगा, थोड़ा सा बताऊँ, बोलो थोड़ा सा बताऊँ। ये शेप कैसा है, ट्रायंगल प्लेन है। इधर देखो यहाँ पे बॉन्ड था ना, अब अगर ये बॉन्ड हट जाए और इस बॉन्ड की जगह आ जाए लोन पेयर तो अब कहीं ट्रायंगल प्लेयर शेप रहा नहीं। अब कैसा हो गया, ट्रायंगल शेप हो गया, वी शेप हो गया, या कह लो एंगुलर शेप हो गया। तो जब अब इसके बाद में पढ़ाऊंगा तो मैं BSc पेयर, वेलेस्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर, इक्वेशन थ्योरी, उसमें बताऊंगा कुछ शेप। अभी किसकी बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री। बात समझ में। तो हमें इतना याद रखना है कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तब ज्योमेट्री कैसी होगी, sp2 होगा तब कैसी होगी, sp3 होगा तब कैसी होगी। देखो अभी ये जो भी मैंने लिखा है यहाँ पर अभी लोन पेयर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ इन्वॉल्वमेंट है सिग्मा बॉन्ड का। सिर्फ इन्वॉल्वमेंट किसका है, सिग्मा बॉन्ड का। यानी मैंने जो तुम्हें स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला बताया कि स्टेरिक नंबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो यहाँ जो मैंने ज्योमेट्री लिखी है वहाँ पर लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ सिर्फ क्या इन्वॉल्व है, यहाँ सिर्फ इन्वॉल्व है सिग्मा बॉन्ड। सिर्फ क्या इन्वॉल्व है, सिग्मा बॉन्ड। अच्छा ये जो हाइब्रिडाइजेशन है इनके आगे मैंने इनकी ज्योमेट्री लिखी कि भाई अगर sp3d3 है तो पेंटागोनल बाइहेड्रल होगा, sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगा। ये पता कैसे चला, तो देखो sp3 में एक बार समझना, इसी का एग्जांपल लिया था हमने। sp3 में 4 ऑर्बिटल, 4 प्योर ऑर्बिटल यूज किए होंगे। अगर एग्जांपल हम CH4 का दें तो कार्बन ने अपने 4 प्योर ऑर्बिटल यूज किए होंगे और वो 4 प्योर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हुए होंगे और बन गए होंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या बने होंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब उन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ने बनाया होगा बॉन्ड। उसने क्या बनाया होगा, बॉन्ड। किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। 4 हाइड्रोजन के साथ 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होगा। देखो VBT से भी बॉन्ड बन रहा था, कोवेलेंट बॉन्ड जो हम बना रहे थे VBT में भी बॉन्ड का ही फॉर्मेशन हो रहा था और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में भी बॉन्ड का ही फॉर्मेशन हो रहा है। VBT में ये था कि प्योर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही थी और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ किसकी ओवरलैपिंग हो रही है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से भी तो सिग्मा ही बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड ही तो बनेगा। बोलो यहाँ भी बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड ही। यानी पूरे चैप्टर में ज़्यादातर जो बात होगी वो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में ही होगी। आयनिक बॉन्ड के लिए स्पेशली लिखा जाएगा कि हाँ ये आयनिक बॉन्ड है। यानी यहाँ जो ओवरलैपिंग 4 तुमने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लिए और उन 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग की होगी किसके साथ, 4 हाइड्रोजन के साथ और ओवरलैपिंग करने के बाद 4 बॉन्ड बनाए होंगे। बात समझ में आ रही। हाँ ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे, ये जो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे, इन्होंने स्पेस में जो अपना शेप बनाया वो टेट्राहेड्रल। तो ये जो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आई है किससे आई है, स्पेस में इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अरेंजमेंट से। बात समझ में। ये जो ज्योमेट्री आई है किसकी वजह से आई है, ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। यानी अगर तुमने स्टेरिक नंबर पढ़ा चुके हैं तो यहाँ पर देखो sp3d एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल, ये हाइब्रिडाइज्ड हुए और हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद स्पेस में जो इनकी शेप आया होगा, ज्योमेट्री आई होगी, वो कैसी आई होगी, ट्रायंगुलर। इसीलिए हमने इनकी ज्योमेट्री को क्या लिखा है, ट्रायंगुलर।
और सब के लिए ऐसे ही केस है। जब सिर्फ एक एस और एक टी आपस में क्या हाइब्रिडाइज तो उनकी जो ज्योमेट्री आई स्पेस में वो कैसे आ गई, तो हमने